तो हम लोग हैं मैम लैब्स के गिटहब पेज के ऊपर और आज हम लोग करने वाली है अपनी लैब 3। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम नीचे स्लाइड करें तो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ रिपोजिटरी, जिसमें अगर हम देखें लैब 3 हमारी ये रही द इविल्स डेन। तो ये इजी मीडियम कैटेगरी का चैलेंज है, यानी कि इजी से थोड़ा ऊपर और मीडियम से थोड़ा लो लेवल का चैलेंज है। तो इस पर क्लिक करते हैं सबसे पहले। अब अगर नीचे करेंगे तो हमारे को इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो ये रहा इसका चैलेंज डिस्क्रिप्शन। ठीक है, फाइल जो है इसकी मेमोरी डंप वाली फाइल, वो आप इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। तो इसका डिस्क्रिप्शन क्या कहते हैं ये देखते हैं। अ मलिशियस स्क्रिप्ट एनक्रिप्टेड अ वेरी सीक्रेट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आई हैड ऑन माई सिस्टम, कैन यू रिकवर द इंफॉर्मेशन फॉर मी प्लीज। अब इसमें ज़्यादा बड़ी कोई हिंट नहीं दी गई है, बस इतना बोला गया है कि एक कोई सीक्रेट मलिशियस स्क्रिप्ट रन कर रही थी। तो ये हमारे को ध्यान रखना है, कोई स्क्रिप्ट रन कर रही है मलिशियस स्क्रिप्ट, ठीक है, जिसने हमारा जो सीक्रेट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन था उसको एनक्रिप्ट कर दिया। ठीक है, तो हमारे को वो इन्फॉर्मेशन निकालनी। दिस चैलेंज इज कंपोज्ड ओनली ऑफ वन फ्लैग, द फ्लैग इज स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। ये हमारा नोट 1 हो गया। ठीक है, एक ही फ्लैग इस चैलेंज में, लेकिन 2 पार्ट में वो बटा हुआ है। उसके बाद नोट 2 क्या कह रहा है, यू विल नीड द फर्स्ट हाफ ऑफ द फ्लैग टू गेट द सेकेंड। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि आपके पास फर्स्ट हाफ होगा तभी आपको सेकंड मिलेगा। अब नॉर्मली ऐसे में क्या होता है कि जो सेकंड हाफ है वो फर्स्ट फ्लैग पे डिपेंडेंट होता है, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लैग है उस पर डिपेंडेंट होगा सेकंड वाला। अब ये कई तरीके से हो सकता है, ठीक है, कि फर्स्ट पार्ट में हमारे को कुछ हिंट दी जाए सेकंड पार्ट के लिए, या फिर ये कह रहा है कि एनक्रिप्टेड डेटा, हमने अभी डिस्क्रिप्शन में पढ़ा कुछ हमारा डेटा एनक्रिप्ट हो गया। अब एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन में क्या होता है, एक की होती है ना, की की मदद से डिक्रिप्ट होता है। तो ऐसा हो सकता है कि जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लैग है वो सेकंड पार्ट ऑफ द फ्लैग को डिक्रिप्ट करने में हेल्प करेगी, वो की होगी उसकी। ठीक है, या फिर कुछ भी हो सकता है, वो पासवर्ड हो सकता है, जो सेकंड पार्ट है वो किसी फाइल में लॉक है उसके लिए पासवर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे को एक और चीज बोली गई है, यू विल नीड दिस एडिशनल टूल टू सॉल्व दिस चैलेंज, sudo apt install stagHide। अब stagHide भी हम लोगों को इस चैलेंज में लगेगा। अब जिन लोगों को stagHide के बारे में नहीं पता, तो बहुत सिंपल टूल है, जो इमेज स्टेगनोग्राफी होती है ना, मतलब इमेजेस के अंदर से हिडन डेटा निकालना, उसमें हमारे को हेल्प करता है। अब इमेजेस में भी स्पेसिफिकली जेपीईजी, जेपीजी और बीएमपी, यानी कि जेपैग इमेजेस और बीएमपी इमेजेस में से हेल्प करता है, पीएनजी में से हेल्प नहीं कर सकता। तो उसका डेटा रिकवर करने में हमारे को हेल्प करता है अगर उसके अंदर कुछ हिडन डेटा है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे क्या कह रहा है, द फ्लैग फॉर्मेट फॉर दिस लैब इज इन CTF सम लीड स्ट्रिंग। ठीक है, यानी कि इसका फ्लैग फॉर्मेट कैसा है, इन CTF, और उसके अंदर कुछ होगा। अब स्टार्ट करते हैं चैलेंज को सॉल्व करना यहाँ से। तो मैंने मेमोरी डंप वाली फाइल ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया, आप लोग कर लेना। अब स्टार्ट करते हैं, वॉलेटिलिटी -F फाइल देंगे मेमोरी डंप वाली, और उसके बाद इमेज इन्फो दे देंगे, ताकि हमारे को पता चल जाए कि ये जो इमेज है मेमोरी डंप है, इसकी इन्फॉर्मेशन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, आर्किटेक्चर, वर्जन, ताकि प्लगइन्स ढंग से उस हिसाब से काम करें। अब इसकी जो सजेस्टेड प्रोफाइल्स है वो कौन कौन सी है, विंडोज 7 सर्विस पैक 1 86 बिट और ये स्पेसिफिक वर्जन, और विंडोज 7 सर्विस पैक 0, उसी से रिलेटेड सारी प्रोफाइल्स हमारे पास आई। ठीक है, तो फर्स्ट वाली को हम कॉपी कर लेंगे, ये नहीं काम करेगी तब हम सेकंड वाली पे जाएंगे। ठीक है, तो इस वाली को, जो ये फर्स्ट वाली है, इसको आप कॉपी कर सकते हो। अब हमारा इतना कमांड सेम रहेगा, वॉलेटिलिटी -F फाइल दे देंगे मेमोरी डंप वाली, उसके बाद ऑप्शन हो जाएगा डैश प्रोफाइल इक्वल्स टू, और अपनी प्रोफाइल जो अभी हमने कॉपी करी थी वो यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद अब हम यहाँ पे प्लगइन्स देना शुरू करेंगे, यानी कि टास्क बताना शुरू करेंगे वॉलेटिलिटी को कि क्या करना है, परफॉर्म एक्शन क्या परफॉर्म करना है इस पर्टिकुलर मेमोरी डंप पे। तो सबसे पहला आपको पता है कॉमन सा PS लिस्ट, यानी कि प्रोसेसेस की लिस्ट देखेंगे, कौन कौन से प्रोसेस रन कर रहे थे इस मेमोरी डंप पे। तो अगर इस पे प्रोसेसेस देखें, सबसे पहले आपको दिख जाएगा notepad.exe, notepad.exe। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है नोटपैड रन कर रहा है, तो इससे भी रिलेटेड कुछ हो सकता है, क्योंकि नोटपैड कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं है जो बाय डिफॉल्ट चल जाए, ये आपको स्पेशली रन करनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद सर्च फिल्टर होस्ट, DLL होस्ट, कॉन होस्ट, डंप इट, तो आपको पता है डंप करने के लिए हो गया, सर्च प्रोटोकॉल, ऑडियो। यहाँ ऊपर करेंगे तो कोई भी ऐसी एप्लीकेशन नहीं है जो यूजर ने खुद से चलाई हो, ये सारी बैकग्राउंड में विंडोज की सर्विसेज है, विंडोज की exe है जो रन करती है। सिर्फ notepad.exe ऐसी है जो यूजर ने रन करी होगी, बाकी सारी अपने आप रन करती है। तो यहाँ पे कुछ भी ज्यादा सस्पिशियस नहीं है, बस notepad.exe, उसके अलावा कोई CMD वगैरह कुछ रन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब अगर नोटपैड की इंफॉर्मेशन निकालनी है तो मैं क्या काम कर सकता हूँ ये देखते हैं। तो नोटपैड की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए सबसे पहले एक प्लगइन आता है हमारे पे नोटपैड, जो इसकी इंफॉर्मेशन निकालता है कि नोटपैड में क्या लिखा जाता है। लेकिन एक नोटपैड प्लगइन के साथ ये दिक्कत है कि सिर्फ पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करता था, जैसे XP हो गया, विस्टा हो गया, इतने पुराने के साथ काम करता था। अब ये जो नए वाले है ना, विंडोज 7, विंडोज 10, इन पे ये नोटपैड प्लगइन काम नहीं करता, कोई फायदा नहीं इसको देख के, ये आपको एरर रिटर्न कर देगा। तो अब हम क्या काम कर सकते हैं, अब हमारे को तो पता ही नहीं, क्योंकि अगर मैं ये वाला प्लगइन यूज नहीं कर सकता, नोटपैड की इंफॉर्मेशन इससे नहीं निकाल
सकता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ जिससे मुझे पता चले नोटपैड कर क्या रहा था। तो आपको पता है बहुत सिंपल सा, एक CMD लाइन ये मेरे को बता देगा कि नोटपैड किस आर्ग्यूमेंट्स के साथ स्टार्ट हुआ था। अब आर्ग्यूमेंट्स आप समझते हो, उसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, जो फाइल को ओपन करना होगा वो उसका आर्ग्यूमेंट होगा, है ना। वहाँ पे हमने देखा था 2 नोटपैड रन कर रहे हैं, अब दोनों में कौन कौन सी फाइल खुली थी, 2 बार एक ही फाइल खुली थी नोटपैड के अंदर, क्या खुला था ये हमारे को बता देगा। जो आर्ग्यूमेंट्स नोटपैड को पास हुए होंगे वो सारे हमारे को दिख जाएंगे और वो फाइल का नेम होगा। अब अगर हम इसका आउटपुट देखें तो यहाँ पे हमारे लास्ट में 2 आ गए, notepad.exe, notepad.exe। दोनों के अंदर नोटपैड रन कर रहा था, एक में खुली हुई है evilscript.py और एक में vip.txt, 2 फाइल खुली है, ठीक है। अब जैसा उसने हमारे को बताया था कोई मलिशियस स्क्रिप्ट रन कर रही थी, तो मोस्ट प्रोबेबली वो मलिशियस स्क्रिप्ट यही वाली बात कर रहा होगा, evilscript.py, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, दोनों फाइल्स को डाउनलोड कर लेते हैं अपने सिस्टम पे, vip.txt क्योंकि नाम से समझ आ रहा है vip.txt, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इसके अंदर भी देखते हैं, और evilscript.py के अंदर भी क्या पाइथन कोड है, वो किस डेटा को एनक्रिप्ट कर रही थी, क्या क्या काम कर रही थी सिस्टम पे, वो हमारे को देखने के लिए इसको डाउनलोड करना पड़ेगा और इसका कोड समझना पड़ेगा, शायद रन भी करना पड़े, वो सब हमारे को देखना पड़ेगा, ठीक है। अब फाइल को डाउनलोड करने के लिए हमारे को पहले फाइल की लोकेशन पता होनी चाहिए इस पूरे मेमोरी डंप के अंदर। मेमोरी डंप एक बहुत बड़ी फाइल है, उसके अंदर क्या इसकी लोकेशन है, कहाँ पे है ये पर्टिकुलर फाइल, वो हमारे को पता होनी चाहिए। तो उसके लिए हम कौन सा प्लगइन यूज कर सकते हैं, फाइल स्कैन प्लगइन, ठीक है। तो हम फाइल स्कैन का यूज करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, ग्रैब करेंगे इसके आउटपुट में से जो फाइल हमारे को स्पेसिफिकली चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन सी फाइल हमारे को चाहिए, एक तो चाहिए evilscript.py, उसके अलावा हमारे को एक और चाहिए vip.txt। अब ग्रैप में अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज ग्रैप करनी होती है तो क्या देना होता है, बैकस्लैश और उसके बाद एक और पाइप और उसके बाद आप अपनी नेक्स्ट चीज दे सकते हो vip.txt। तो आप मल्टीपल वैल्यूज सर्च कर सकते हो। मान लो मेरे को कोई थर्ड वैल्यू करनी है तो मैं उसके बाद बैकस्लैश दूंगा, एक पाइप दूंगा और यहाँ पे कोई भी फाइल का नाम लिख सकता हूँ मल्टीपल वैल्यूज को जब हमारे को ग्रैप करना होता है। एंटर मारते हैं इसको, तो इसका जो आउटपुट आया उसमें आपको दिख जाएगी, ये मिल गया हमारे को evilscript.py, ठीक है। और ये उसका एक शॉर्टकट है .ln के, जिसका एक्सटेंशन है ये उसकी शॉर्टकट होगा, ठीक है। और उसके बाद vip.txt दोनों मिल गई है, दोनों की लोकेशन भी हमारे को मिल गई है, लोकेशन एड्रेस है दोनों की। इन दोनों एड्रेस को हम कॉपी कर लेंगे, एक साथ ही डंप कर सकते हैं, अलग अलग करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इनको कॉपी कर लेते हैं एड्रेसेस को। तो इतना कमांड तो हमारा सेम रहेगा। उसके बाद हम प्लगइन कौन सा यूज करेंगे, डंप फाइल्स, ठीक है। डंप करने में हेल्प करता है, फाइल को नाम से समझ आ रहा है, और डंप फाइल्स है यानी कि आप मल्टीपल फाइल भी एक साथ डंप कर सकते हो। -q देते हैं इसके बाद, उसके बाद आएगा एड्रेस, उसके बाद कॉमा देके हम नेक्स्ट एड्रेस भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये वाला था हमारा नेक्स्ट एड्रेस। उसके बाद यहाँ पे -D के डायरेक्टरी देंगे कहाँ पे डंप करना है और डॉट देंगे करंट डायरेक्टरी। एंटर मारते हैं इसको। अब इसने दोनों फाइल जो हमारी evilscript.py फाइल है और vip.txt फाइल है, उन दोनों को यहाँ पे डंप कर दिया करंट डायरेक्टरी के अंदर। ls करके अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको दोनों फाइल्स मिल जाएगी, ठीक है। अब आपको पता लगाना पड़ेगा कौन सी फाइल कौन सी, तो आप फाइल से पता लगा सकते हो। जैसे फाइल दे देते हैं हम, ये BC वाली पे दे देते हैं, तो एंटर मारते हैं तो ये आपको दिख जाएगा, ये पाइथन स्क्रिप्ट है, तो इससे हमारे को पता चल जाएगा। तो मैं मूव कर दूंगा इसका नाम चेंज करके, ये जो B से स्टार्ट हो रही है इसका नाम रख देते हैं हम evilscript.py, ठीक है। और जो दूसरे वाली है फाइल इसका नाम रख देते हैं vip.txt। अब हम देखते हैं हो क्या रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कैट कर लेता हूँ vip.txt फाइल, क्योंकि पाइथन कोड समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मुझे इसके अंदर एक base64 एनकोडेड डेटा दिख रहा है, तो मैं क्या काम करूंगा, कैट लिखूंगा दोबारा से vip.txt को, पाइप का साइन देंगे base64-d यहाँ पे, और ये आ गया है हमारे पे डिकोडेड डेटा। लेकिन ये डेटा बहुत अजीब सा है, मतलब इंग्लिश तो नहीं है ऑफकोर्स, इस चक्कर में यहाँ पे एरर भी आ रहा है। तो ये तो यहाँ पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे नहीं। अब ये ऐसा हो सकता है एनक्रिप्टेड डेटा हो इसलिए ऐसा दिख रहा हो, क्योंकि नॉर्मली एनक्रिप्टेड डेटा ही इसी फॉर्मेट में दिखता है। तो अब हम यहाँ पे अपनी पाइथन फाइल को पढ़ते हैं, उसका कोड क्या है। तो कैट कर लेते हैं हम यहाँ पे evilscript.py को, तो ये आ गया यहाँ पे हमारी evilscript.py इम्पोर्ट से स्ट्रिंग। उसके बाद यहाँ पे हम नीचे से पढ़ना शुरू करते हैं। ये फाइल vip.txt को ओपन कर रही है, ठीक है। फिर एक आर्ग्यूमेंट लेती है और फिर उसके बाद ये क्या काम करती है, ARR जो भी आर्ग्यूमेंट लिया उसको एक्सॉर करती है पहले, फिर उसको एनकोडर फंक्शन में डालती है, फिर वापस फाइल में लिख देती है। और एक्सॉर फंक्शन एक्सॉर कर रहा है और एनकोडर फंक्शन base64 में कन्वर्ट कर रहा है। अब यानी कि vip.txt में आपने जो कंटेंट देखा है वो एक्चुअली में एनक्रिप्टेड डेटा ही है। वो पहले एक्सॉर हुआ है डेटा, फिर उसके बाद वो base64 में कन्वर्ट हुआ है। तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा, इस पूरी पाइथन फाइल को रिवर्स करना पड़ेगा, रिवर्स इंजीनियर करके मुझे डिकोड करना पड़ेगा उस टेक्स्ट को, ठीक है। तो मैं इसी में एडिटिंग कर देता हूँ। तो मैं विम में खोलूंगा इस फाइल को evilscript.py को, मैं इसमें छोटे छोटे चेंजेस करूंगा। सबसे पहले तो हम नॉर्मली अपनी फाइल को ओपन करेंगे जो vip.txt, उसको R मोड पे, रीड मोड में, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले आते हैं रीड मोड में, और ये जो vip.txt मेरे करंट फोल्डर में है तो ये पूरा बात हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद ARR जो है ना, इसको हम कर देते हैं f.read, यानी कि जो फाइल का कंटेंट है उसको पढ़ लो और वो ARR के अंदर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं। अब सबसे पहले इसने क्या काम करा, पहले एक्सॉर करा,
फिर उसको base64 में एनकोड करा। अब हम रिवर्स कर रहे हैं तो हमारा काम उल्टा होगा। तो पहले हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे एनकोडर का यूज़ करेंगे। जो एनकोडर फंक्शन इसने यूज़ करा है हम इसको डिकोडर फंक्शन कर देते हैं बल्कि, ठीक है। ये हमारा डिकोडर फंक्शन होगा और फिर हम इसको एग्जॉर करेंगे। जब ये base64 से डिकोड हो जाएगा फिर हम उसको एग्जॉर करेंगे और फिर हम इसको राइट नहीं करेंगे बल्कि प्रिंट कर देंगे जो भी आएगा। तो प्रिंट कर देते हैं हम यहाँ पे ARR कोई, ठीक है। अब आते हैं ऊपर के फंक्शंस पे। तो सबसे पहला हमारा आता है ये एनकोडर, इसका नाम हमने चेंज करके क्या कर दिया है, डिकोडर। तो इसको हम कर देंगे डिकोडर। अब ये base64 में कन्वर्ट कर रहा है, तो मुझे base64 में डेटा को डिकोड करना है, तो उसके लिए मुझे एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम एनकोड तो कर सकते हैं base64 में डेटा, लेकिन डिकोड नहीं कर सकते। तो हमारे को क्या करना है, इम्पोर्ट base64, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है तो पहले से इंस्टॉल आती है आपके सिस्टम में, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये उड़ाएंगे और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, base64.b64 डिकोड फंक्शन होता है और उसके अंदर यहाँ पे आ जाएगा x को करो। अब ये जो होगा ये बाइट्स में कन्वर्ट करता है, तो हम इसको डिकोड करेंगे डेटा को, ठीक है। डिकोड करके करेंगे क्योंकि ये बाइट्स में रिटर्न करता है डेटा, तो इसको पहले डिकोड कर देंगे। अभी डिकोड हो जाएगा। अब हम इसको एग्जॉर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सब बिल्कुल सेम रहेगा कोड में, और कुछ मेरे हिसाब से छेड़ने की जरूरत नहीं है कोड में, क्योंकि अगर आप देखोगे ऊपर के कोड में क्या हो रहा है, यहाँ पे नॉर्मल सा एग्जॉर हो रहा है। एग्जॉर की प्रॉपर्टी होती है कि अगर मान लो मैंने उसे किसी चीज से एग्जॉर करा, यहाँ पे 3 से एग्जॉर हो रहा है, तो अगर मैं वापस से एनक्रिप्टेड डेटा को 3 से एग्जॉर करूंगा तो वो नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कुछ नहीं कर रहा है, फॉर लूप चल रहा है फॉर i in s, और उसके बाद ये जो i की वैल्यू से इंटीजर में कन्वर्ट करके 3 से एग्जॉर कर रहा है, देन उसको वापस कैरेक्टर में कन्वर्ट करके ज्वाइन करके एक स्ट्रिंग में रिटर्न कर रहा है। बिल्कुल सिंपल पाइथन का कोड है। रन करते हैं python3 और evilscript.py, एंटर मारते हैं और हमारा फ्लैग हम लोगों को मिल गया है डिक्रिप्टेड फॉर्मेट में इन CTF 1/2। तो फर्स्ट हाफ हम लोगों को मिल गया है और इसको बिल्कुल कॉपी कर लेता हूं मैं, क्योंकि ये मेरे को याद रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे को पता है सेकंड हाफ में काम आना है कहीं पे, ठीक है। तो ये मैंने कॉपी कर लिया। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। फर्स्ट हाफ तो हमने ढूंढ लिया, अब सेकंड हाफ के लिए हमारे को क्या मेहनत करनी। अब देखो हम लोगों को एक बड़ी हिंट दी गई थी कि यहाँ पे कहीं स्टैक हाइड का यूज होना है, और स्टैक हाइड मैंने बताया कि बहुत लिमिटेड जगह पे यूज होता है, JPEG इमेजेस में या फिर BMP इमेजेस में। तो डायरेक्टली मैं क्या काम करूंगा, फाइल स्कैन मारूंगा, उसमें से ग्रैब कर लूंगा सारी JPG फाइल्स और BMP फाइल्स, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी मुझे उसमें से सस्पिशियस दिखेगी उनमें से किसी पे स्टैक हाइड रन करना है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो तो बहुत सारी फाइल्स हो सकती है, तो बहुत सारी हो भी सकती है, लेकिन अगर आप सोचोगे तो रैम, मेमोरी डंप एक रैम होती है, रैम में ज्यादा फाइल्स नहीं होती, या तो उसके कैश में होंगी ये फाइल्स, ठीक है, या फिर वो करंटली ओपन होंगी, वो वाली फाइल्स है। तो ये हार्ड डिस्क तो है नहीं कि यहाँ पे लाखों फाइल्स होंगी। रैम के अंदर कौन कौन सी फाइल होती है, जो पहले ओपन हुई थी वो कैश में सेव हो जाती है, या जो करंटली ओपन है वो वाली फाइल्स होती है। तो ज़्यादा भी नहीं होती इतनी, ठीक है, होंगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं कहूँ 1-2 फाइल होंगी, कि ज़्यादा फाइल होंगी उससे, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि आप उनको देख नहीं सकते, ठीक है। तो हो जाएगा आराम से। तो हम फाइल स्कैन मारते हैं पूरे सिस्टम पे JPG और BMP फाइल के लिए, ठीक है। तो इतना कमांड तो बिल्कुल सेम रहेगा। उसके बाद हम दे देंगे फाइल स्कैन, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा grep-i, ठीक है, और यहाँ पे हम दे देंगे JPG। उसके बाद मैं बैकस्लैश दूंगा, फिर एक पाइप का साइन दूंगा, JPEG फाइल, फिर बैकस्लैश एक पाइप दूंगा, और उसके बाद दूंगा BMP फाइल। जो भी ऐसी फाइल्स होंगी ये मेरे को निकाल के दे देगा। एंटर मारते हैं इसको। अब जो इसका आउटपुट है वो आ गया है। अब इसके अंदर से हमारे को छांटना पड़ेगा कौन सी फाइल हम छांट रहे हैं, थोड़ी सी जो सस्पिशियस लगे आपको, ठीक है, जो नॉर्मल है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारी एक ही नाम की फाइल है, तो ये हमारे को ऐसा हो सकता है कि जो ऑथर था उसने सोचा होगा कि हम ऐसा दिमाग लगाएंगे, तो उसने जान के दुनिया भर की JPG फाइल्स डाल दी, सेम नाम से डाली हुई अजीब अजीब करके। तो मैं इनमें ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, मैं कोई ऐसी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपको अलग ही पढ़ने में समझ आ जाए कि भाई हाँ यही है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप हल्का से स्लाइड करते जाओगे तो आपको ऊपर दिख जानी चाहिए कहीं ना कहीं ऐसी फाइल जो हमारे काम की हो। अब जब मैं ऊपर स्लाइड कर रहा था तो आपको दिख जाएगी अलग ही, बाकी सारी तो सेम नाम से अजीब से नाम से आ रही। यहाँ पे एक दिख रही है, देखो, यूजर्स के अंदर, हेलो के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर suspicious1.jpg, ठीक है। अब यही है, बाकी सबसे बिल्कुल अलग, आपको अलग ही दिख जाएगी। तो ये वाली फाइल को हम क्या काम कर लेंगे, यहाँ पे डंप कर लेंगे। तो इसका जो एड्रेस है इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग। सेम कमांड रहेगा, बस डंप फाइल्स का यूज करेंगे हम, डंप फाइल्स -q, और उसके बाद इस एड्रेस को पेस्ट कर देंगे -D, और यहाँ पे डॉट लगा के यहाँ पे ले आएंगे इसको करंट डायरेक्टरी के अंदर। तो ये डंप हो गई है करंट डायरेक्टरी के अंदर। ls करके देखें अगर, तो ये वाली जो फाइल है हमारी, फाइल वाली, ये आ गई है, ठीक है। आप इसको देख सकते हो, फाइल के वो करते हैं तो ये आ गई हमारी JPEG इमेज डेटा, ठीक है। तो इसको मैं मूव कर देता हूँ, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं sus.jpeg, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे को क्या करना है, इस पर स्टैग हाइड यूज करना है, यानी कि इसके अंदर से हिडन डेटा को निकालना है। तो मैं क्या काम करूंगा, स्टैग हाइड, ठीक है। उसके बाद एक्सट्रैक्ट करना है हमारे को, तो उसके लिए एक्सट्रैक्ट लिखना पड़ता है, ऑप्शन एक्सट्रैक्ट। उसके बाद आएगा -SF, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या देना होता है, जो फाइल है जिससे एक्सट्रैक्ट करना है डेटा को, तो वो हमारी आ जाएगी sus.jpeg। एंटर मारते हैं।
अब आपको एंटर पास फ्रेज पूछा है, पास फ्रेज हमारे को नहीं पता, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या ट्राई कर सकते हैं, हमारी सबसे बढ़िया गेस क्या है, जो हम लोगों को हमारा पहला पार्ट मिला था फ्लैग का, वो हम यहाँ पे ट्राई करेंगे। तो वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एंटर मारते हैं और यहाँ पे हमारी सीक्रेट टेक्स्ट नाम की एक फाइल यहाँ पे हो गई है। ठीक है, अब आप सेम काम कर सकते थे -p ऑप्शन लगा के, पास फ्रेज का एक ऑप्शन आता है और यहाँ पे आप अपना फ्लैग पेस्ट करोगे तो डायरेक्टली हो जाएगा, वो आपसे पास फ्रेज नहीं मांगेगा। ठीक है, तो वो आपकी मर्जी, आप कैसे स्टैग गाइड को यूज़ करते हो। मैं ls करता हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा हमारी सीक्रेट टेक्स्ट। तो इसको कैट कर लेते हैं, सीक्रेट टेक्स्ट को एंटर मारते हैं और इज़ नॉट इनफ। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट हमारे को मिल गया और ये चैलेंज जो है हमारा कंप्लीट हो गया, यानी कि हमने पूरा फ्लैग ढूंढ लिया है। हाफ पार्ट में डिवाइडेड था 2 हिस्सों में। ठीक है, तो आई होप सो आपको इसमें कुछ नया सीखने को मिला होगा, आपको वॉलेटिलिटी पसंद आया होगा, आपको लैब 3 पसंद आई होगी, चैलेंज 3 पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।